नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 की एनसीईआरटी, जिसका पहला चैप्टर है हमारे आसपास के पदार्थ, जिनमें हमने ठोस पदार्थ क्या होता है, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है, पदार्थ की कितनी अवस्था है, पदार्थ के क्या गुणधर्म और पदार्थ के कितने गुणधर्म होते हैं। इनके सभी टॉपिक के बारे में हमने पढ़ लिया। तो आज हमारा टॉपिक है दाब परिवर्तन का प्रभाव। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। दाब परिवर्तन का प्रभाव। दाब परिवर्तन प्रभाव के बारे में हम जानते हैं कि घटक के कणों के बीच की दूरी अंतर होने के कारण पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं में अंतर होता है। पदार्थ के घटक के कणों के बीच की दूरी में अंतर होने के कारण पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं में अंतर होता है। किसी सिलेंडर में भरी गैस पर दाब लगाने और संपीड़ित करने पर क्या होगा कि क्या इसके कणों के बीच की दूरी कम हो जाएगी? क्या आपको लगता है कि दाब बढ़ाने या घटाने से पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होता है? दाब बढ़ने और तापमान घटने से गैस द्रव में बदल जाती है। आपको बता दें कि दाब बढ़ने और तापमान घटने से गैस द्रव में बदल जाती है। क्या आपने ठोस कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में सुना है? इससे उच्च दाब पर संग्रहित किया जाता है और जब वायुमंडलीय दाब का माप एक एटमॉस्फेरिक हो तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड द्रव अवस्था में आए बिना इसी गैस में परिवर्तित हो जाती है। क्या आपने ठोस कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में सुना? इसे उच्च दाब पर संग्रहित किया जाता है। जब वायुमंडलीय दाब का माप एक एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर हो तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड द्रव अवस्था में आए बिना इसी गैस में परिवर्तित हो जाती है। यही कारण है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क ड्राई आइस कहा जाता है। या शुष्क बर्फ कहते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि पदार्थ की अवस्था यानी ठोस, द्रव, गैस दाब और तापमान के द्वारा तय होती है। पदार्थ की अवस्था इस तरह हम कह सकते हैं कि पदार्थ की अवस्था यानी ठोस, द्रव, गैस दाब एवं तापमान के द्वारा तय की जाती है। देखिए, ठोस से द्रव में चेंज होने की प्रक्रिया को संघनन या द्रव से ठोस में आने की प्रक्रिया को जमना कहते हैं। और आपको पता है द्रव से गैस में की प्रक्रिया को वाष्पीकरण करते हैं। जैसे द्रव और सीधे गैस में चेंज होता है तो वाष्पीकरण कहते हैं, और गैस को द्रव में लाने की प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। और आपको बता दें कि ठोस से गैस में जाने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन और गैस से ठोस में आने की प्रक्रिया को निक्षेपण कहते हैं। आपको फिगर में दिखाया गया है कि जब हम ठोस किसी पदार्थ को गर्म करते हैं तो वो लिक्विड में चेंज होता है, और जब हम द्रव को ठंडा करते हैं तो ठोस में हो जाता है। और आपको बता दें कि जब द्रव को हम गैस में चेंज करते हैं तो उसको वाष्पीकरण, और जब गैस को द्रव में चेंज करते हैं तो संघनन कहते हैं। और आपको बता दें ठोस को सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन और गैस को ठोस में बदलने की प्रक्रिया को निक्षेपण कहते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है वाष्पीकरण। वाष्पीकरण किसे कहते हैं? जैसे आपको बताते हैं कि पदार्थ की अवस्था बदलने के लिए क्या सदैव ऊष्मा देना या दाब डालना आवश्यक है? क्या अपने दैनिक जीवन से क्या आप ऐसा कोई उदाहरण दे सकते हैं जिसमें बिना क्वथनांक पर पहुँचे हुए क्या कोई द्रव वाष्प अवस्था में बदल जाता है? जिसमें बिना क्वथनांक पर पहुँचे हुए क्या कोई द्रव वाष्प अवस्था में बदल जाता है? जल को खुला छोड़ देने पर यह धीरे धीरे वाष्प में परिवर्तित हो जाती है। वाष्पीकरण क्या होता है? पदार्थ की अवस्था बदलने के लिए क्या सदैव ऊष्मा देने या दाब बदलना आवश्यक होता है? क्या अपने दैनिक जीवन से आप ऐसा कोई उदाहरण दे सकते हैं जिसमें बिना क्वथनांक पर पहुँचे हुए क्या कोई द्रव वाष्प अवस्था में बदल जाता है? जल को खुला छोड़ देने पर यह धीरे धीरे वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। एटमॉस्फेरिक आपको बता दें कि
एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर गैसीय दाब के मापक का मात्रक दाब के एसआई मात्रक पास्कल है। आपको बता दें कि एक एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर बराबर 1.001 इंटू 10⁵ पाल। वायुमंडल में वायु का वायुमंडलीय दाब कहलाता है। वायुमंडल में वायु का दाब वायुमंडलीय दाब कहलाता है। समुद्र की सतह पर वायुमंडलीय दाब का समुद्र की सतह पर वायुमंडलीय दाब का 1 एटमॉस्फेयर होता है और इसे ही सामान्य दाब कहा जाता है। गीले कपड़े सूख जाते, इन उदाहरणों में जल का क्या हुआ आपको पता है? हम जानते हैं कि पदार्थ के कण हमेशा गतिशील होते हैं और ये कभी रुकते नहीं हैं। एक निश्चित तापमान पर गैस, द्रव या ठोस के कणों में विभिन्न मात्रा में गतिज ऊर्जा होती है और द्रव में सतह पर स्थित कणों के कुछ अंशों में इतनी गतिज ऊर्जा होती है कि वे एक दूसरे कणों के आकर्षण बल से मुक्त हो जाते। क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। वाष्पीकरण क्या कहते हैं? क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। वाष्पीकरण क्या होता है आपको बता दें। क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। हमारा अगला टॉपिक वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। चलिए कि एक क्रियाकलाप के माध्यम से इसे समझते हैं कि एक परखनली में 5 ml जल ले और इससे खिड़की के पास या पंखे के नीचे रख दे और खुली रखी चीनी मिट्टी की प्याली में 5 ml जल रखकर उसे खिड़की के पास या पंखे के नीचे रखें और खुली चीनी मिट्टी प्याली में 5 ml जल रखकर उसे अपनी कक्षा या किसी अलमारी के अंदर रखें। कमरे का तापमान नोट करें और इन सभी परिस्थितियों में वाष्पीकरण में लगे समय या कितने दिन लगे उनको भी नोट करें और बारिश के दिनों में इस क्रियाकलाप को करें और अपने परीक्षण लिखिए। आप इस क्रियाकलाप को करें, अपने परीक्षण लिखिए। और वाष्पीकरण के निम्नलिखित तथ्यों के बारे में आप क्या अनुमान लगा सकते हैं? तापमान का प्रभाव, सतह का क्षेत्रफल और वायु की चाल ज्ञात करें। आपने ध्यान दिया होगा कि वाष्पीकरण की दर निम्नलिखित के साथ बढ़ती है। आपको बता दें सतह क्षेत्र बढ़ने पर हम जानते हैं कि वाष्पीकरण की एक सतही प्रक्रिया है। सतही क्षेत्र बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। जैसे कपड़े सुखाने के लिए हम उन्हें फैला देते हैं। तापमान में वृद्धि, तापमान बढ़ने पर अधिक कणों को पर्याप्त गतिज ऊर्जा मिलती है जिससे वो वाष्पीकृत हो जाते हैं। आपको बता दें कि आर्द्रता में कमी, वायु में विद्यमान जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। आपको आर्द्रता किसे कहते हैं? आर्द्रता में कमी मतलब वायु में विद्यमान जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। किसी निश्चित तापमान पर हमारे आसपास की वायु में एक निश्चित मात्रा में ही जल वाष्प होता है। आपको बता दें किसी निश्चित तापमान पर हमारे आसपास की वायु में एक निश्चित मात्रा में ही जल वाष्प होता है। जब वायु में जल की कणों की मात्रा पहले से ही अधिक होती है तो वाष्पीकरण की दर क्या होती है? घट जाती है। वाष्पीकरण की दर घट जाती है। आपको बता दें कि वायु की गति में वृद्धि, हम जानते हैं कि तेज हवा में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं और हवा के तेज होने के कारण वायु या हवा के तेज होने के कारण जलवाष्प के कण वायु के साथ उड़ जाते हैं जिससे आसपास के जल वाष्प की मात्रा घट जाती है। अब हमारा अगला टॉपिक है वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है।
अब हमारा अगला टॉपिक है वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है। तेज धूप वाले गर्म दिनों के बाद लोग अपनी सतह पर या खुले स्थान पर जल छिड़कते हैं, क्योंकि जल के वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा गर्म सतह को शीतल बनाती है। क्या आप वाष्पीकरण के कण शीतल होने के और उदाहरण दे सकते हैं। आपको बता दें कि गर्मियों में हमें सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए। कि शारीरिक प्रक्रिया के कारण गर्मियों में हमें ज़्यादा पसीना आता है, जिससे हमें शीतलता मिलती है। जैसे आपको बता देते हैं कि हम जानते हैं कि वाष्पीकरण के दौरान द्रव की सतह के कण हमारे शरीर या आसपास से ऊर्जा प्राप्त करके वाष्प में बदल जाते हैं। वाष्पीकरण की प्रस्तुत ऊष्मा के बराबर ऊष्मीय ऊर्जा हमारे शरीर में अवशोषित हो जाती है, जिससे शरीर शीतल हो जाता है। और चूंकि सूती कपड़ों में जल का अवशोषण अधिक होता है, इसलिए हमारा पसीना इसमें अवशोषित होकर वायुमंडल में आसानी से वाष्पीकृत हो जाता है। आपको बता दें कि जब बर्फीले जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें क्यों नजर आती है। आपको बता दें किसी बर्तन में हम बर्फीला जल रखते हैं जल्दी की बर्तन की बाहरी सतह पर हमें जल की बूंदें नजर आने लगती है। वायु में उपस्थित जलवाष्प की ऊर्जा ठंडे पानी के संपर्क में आकर कम हो जाती है और यह द्रव अवस्था में बदल जाता है और जो हमें यह जल की बूंदे के रूप में नजर आता है।